हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, कई बार बच्चे कहते हैं कि एडिटोरियल की पार्सिंग करके बताइए। तो देखिए, आज मैंने एक एडिटोरियल उठाया है गाइस। बट एडिटोरियल थोड़ा सा बोरिंग होगा नए बच्चों के लिए। ऊपर से आप इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, फिर मुझे पूरा यहाँ तक जाना पड़ेगा, फुल। तो सोचो कितना बड़ा होगा। तो इतना आपके अंदर पेशेंस है? अगर है तो ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ लिखा हुआ है आप ट्रैप। अब आप तो ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंस जाना होता है। तो इसको देखकर कुछ खास समझ में नहीं आएगा, पूरा भी पढ़ना पड़ेगा। ट्रैप का मतलब जाल भी होता है। तो कैसे समझोगे जाल में कौन किसको फंसाया, कौन फंसा? पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस को देखिए कि केजरीवाल्स अरेस्ट अ रिमाइंडर ऑफ डेंजर्स ऑफ मिस यूजिंग एनफोर्समेंट एजेंसी। तो ये भी जो हेडलाइंस होते हैं कुछ खास उसमें ग्रामर नहीं होता। बस यहाँ पर लिखा हुआ कि केजरीवाल्स अरेस्ट, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हो, तो केजरीवाल का जो अरेस्ट है, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? ये अरेस्ट हमारा सब्जेक्ट है। केजरीवाल सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जब भी एपोस्ट्रोफी आ जाए तो एपोस्ट्रोफी के बगल वाला सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देता हूँ गाइस। अगर मैं कहता हूँ, लेट्स से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलते हैं ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहन वेंट टू स्कूल। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मोहन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मोहन्स सन वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मोहन है कि सन है? तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सन है। तो याद रखना है कि एपोस्ट्रॉफी के बगल में ये जो है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसी तरीके से एक आता है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें भी सब्जेक्ट पहचानना कैसे मुश्किल है। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि द फैन द फैन द फैन ऑफ माई मैसिव हाउस। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ एक सेंटेंस, तो लोगों को लगता है यार कहाँ पे सब्जेक्ट किधर है? कि पूरा सब्जेक्ट, तो इसमें से मेन कौन है? तो ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसके पहले देखा कीजिए, ये इकलौता आपका सब्जेक्ट है फैन। बाकी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पोजीशन बता रहे कि पंखा कहाँ का है, तो घर का है, बहुत बड़े घर का है। ऐसे हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट्स से कि अ फ्रेंड ऑफ माई नेबर्स, और तो मैं किसको सब्जेक्ट समझूं? मैं नेबर्स को सब्जेक्ट समझूं कि मैं फ्रेंड को सब्जेक्ट समझूं? मुझे अगर यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं कि इज़ लगाओ या आर लगाओ, तो मैं क्या लगाऊं? मैं नेबर्स को देखकर आर लगा दूं क्या? जी नहीं। तो मैं क्या देखूंगा कि ये है मेरा प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बन सकता है? तो मेरा सब्जेक्ट ये है, फ्रेंड है। ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कितने हज़ार लोग भी रहेंगे, मैं जो वर्ब लगाऊंगा वो इनको देखकर नहीं लगाऊंगा, इस प्रेपोजिशन से पहले जो आ रहा है ना, इसको देखकर मैं वर्ब लगाऊंगा। ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाम तो सुना होगा। गेटिंग द पॉइंट? उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अ गर्ल अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, और मैं ऑप्शन देता हूँ इज़ या आर। क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? इज़ लगाओगे, आर लगाओगे? अ गर्ल अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स। तो हमें ये अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स ये नहीं देखना है, हमें खाली इस गर्ल को देखना है। ये गर्ल, ये अलॉन्ग विद जो है वो प्रेपोजिशन के अंदर आ गया, और ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हमारा सब्जेक्ट ये है गर्ल, तो इसको देखकर इज़ लगेगा। इसलिए बताना ज़रूरी होता है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़िए। अब इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होगा, इतना लंबा कैसे हम करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है कि
केजरीवाल्स अरेस्ट, तो अरेस्ट हमारा सब्जेक्ट है। और रिमाइंडर, यहाँ पर इज विज नहीं लगाया है क्योंकि हेडलाइन है तो नहीं लगाया है कि केजरीवाल का की जो गिरफ्तारी हो एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब कि आपको याद दिलाएगा किस चीज़ की, खतरे का, ऑफ डेंजर्स। तो ये देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। रिमाइंडर किस चीज़ का, खतरे का एक रिमाइंडर है। अच्छा, खतरा किसका, तो फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ मिस यूजिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज। देखो प्रेपोजिशन के बाद आप आराम से जेरेंड लगा सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो आईएनजी लगा हुआ है। तो जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, जो ऐसी एजेंसी जो कानून वानून पर ध्यान रखती है, पालन कराती है, उसका मिसयूज़ करने का जो खतरा है, उस खतरे का रिमाइंडर एक केजरीवाल का अरेस्ट है। यानी कि वो अरेस्ट हो गए तो भाई समझ लो कि ये जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, इनको कैसे मिसयूज़ किया जाएगा, तो इस हिसाब से बनाया गया है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अब यहाँ पर है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। अच्छा बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये एंड देख करके दो सब्जेक्ट मत समझना आप, इसको भी बहुत ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उस हिसाब से तो एक ये सब्जेक्ट हो गया, एंड आम आदमी पार्टी ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, है ना। लेकिन जी नहीं, ये दोनों चीज़ एक ही व्यक्ति के लिए कही जा रही है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल है। दोनों, ये दो चीज़ें हैं एंड से, तो इसको हमें ऐसा नहीं कि दो समझना, ये एक ही है। तो अरविंद केजरीवाल है, तो अरविंद केजरीवाल, फिर यहाँ एपोस्ट्रोफी है, तो अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ लग गया बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यहाँ तक जो आप देख रहे हो गाइस, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, अगर मैं इसकी पार्सिंग करूँ तो ये एक नाउन फ्रेज है। क्या बोलेंगे इसे, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इतने बड़े नाउन फ्रेज में हम बात किसकी कर रहे हैं, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ना कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्या केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं, जी नहीं अभी कहा था मैंने अरेस्ट, हम अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देख रहे हो, छोटा सा नन्हा सा हमारा सब्जेक्ट है अरेस्ट। तो ये जो गिरफ्तारी है, अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, रेजेज। तो ये रहा सब्जेक्ट और ये उसका प्रेडिकेट, ये इसका वर्ब है। तो रेजेज, ये गिरफ्तारी सवाल उठाता है, रेज करता है। क्या उठाता है, डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। तो ये रेजेस क्या है, ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस नाउन है, क्योंकि देखो इसका प्लूरल बना हुआ है, ये नाउन है। तो ये डिस्टर्बिंग क्या है, ये आईएनजी क्या है, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपके V3 वाले भी होते हैं, आईएनजी वाले भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। गेटिंग द पॉइंट। मैं ये सारी बातें लिखकर भी बता सकता था, बट अभी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल पार्सिंग सही से समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया बॉस, कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा उसका वर्ब, कि ये जो गिरफ्तारी है ये भाई उठाता है, क्या उठाता है, डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। कैसे सवाल उठाता है, परेशान कर देने वाले सवाल उठाता है, ठीक। यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, किस बारे में सवाल उठाता है, अबाउट द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन किसका, दिशा किसका, ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के दिशा के बारे में सवाल उठाता है। और फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर अथॉरिटी को सेंट्रल और स्टेट के अंदर वो डिवाइड किया जाता है। तो इस फेडरलिज्म के बारे में भी सवाल उठाता है, इसके दिशा के बारे में सवाल उठाता है। वो भी कैसा सवाल, डिस्टर्बिंग सवाल। यानी कि इस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत सारे सवाल पैदा करता है, ये कहने का मतलब। क्लियर, आगे बढ़िए। अब कहता है कि द पॉलिटिकल इंटेंट ऑफ द अरेस्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मजा लीजिए, ऑफ अ की लीडर ऑफ द अपोजिशन। आइला कितने प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, या आप देखो यहाँ पर यहाँ ऑफ और यहाँ ऑफ, देख रहे हो। सेंटेंस बड़ा करने का बहुत बड़ा हथियार माना जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, मानो ना मानो, यही सत्य है। इसको तोड़कर देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो कह रहा है कि द पॉलिटिकल इंटेंट, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इरादा। अच्छा, इरादा से पहले पॉलिटिकल लिखा है, तो पॉलिटिकल मेरा क्या हो जाएगा, इंटेंट मेरा एक नाउन है, तो पॉलिटिकल मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल ये पॉलिटिकल के लिए लगा है कि इंटेंट के लिए लगा है तो ऑफ कोर्स वो इंटेंट के लिए लगा है, नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, ना कि आपके इस एडजेक्टिव के लिए लगेगा। ओके, ठीक है, नाउन रहेगा तभी लगेगा, नाउन नहीं रहेगा तो क्यों लगेगा। तो द पॉलिटिकल इंटेंट, ये जो एक
जो पॉलिटिकल, जो क्या बोलते हैं, राजनीतिक जो इरादा है किसका इरादा? ऑफ द अरेस्ट, उस गिरफ्तारी का इरादा। किसका? किसकी गिरफ्तारी? ऑफ अ की लीडर। लीडर यहाँ पर नाउन है, की यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब मेन। की का मतलब होता है मेन, जो मेन लीडर है उनकी गिरफ्तारी। किसके मेन लीडर है? ऑफ द अपोजिशन। तो अपोजिशन के जो मेन लीडर है उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी का जो पॉलिटिकल इंटेंट है, जो मेन जो अ, उसका इरादा होगा, मेन जो इंटेंशन है। ओके, अच्छा, ऊपर से फिर कॉमा करके लिखा है एंड अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर, एक और कॉमा है कि वो एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर, मतलब अभी भी वो चीफ मिनिस्टर है, तो सर्विंग यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? देखो, चीफ मिनिस्टर मेरा नाउन है, तो उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। ऊपर से यहाँ लिखा है कि इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शन। रन अप टू का मतलब होता है कि आप लगे पड़े हो इसके चक्कर में, भागा दौड़ी कर रहे हो, आप कंपेनिंग कर रहे होंगे, मतलब जनरल इलेक्शन में आप हाथ आजमा रहे हो। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि सर्विंग भी हैं, मतलब अभी भी हैं अपने पोस्ट पर और इलेक्शन में काम भी कर रहे हैं, तो इनकी जो गिरफ्तारी का जो पॉलिटिकल इंटेंट है इज़ अनमिस्टेकेबल। अब देखो यहाँ इज़ लगा है, ये इज़ किसके लिए है? ये इंटेंट के लिए है, ऐसे समझा करो देखो, ये रहा सब्जेक्ट और ये उसका वर्ब, बाकी बीच में देख रहे हो प्रेपोजिशनल फ्रेज और क्या क्या रहता है। तो ये जो इरादा है ये अनमिस्टेकेबल है। अनमिस्टेकेबल का मतलब है कि कोई गलती नहीं हुई, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है भैया कि ये एक पॉलिटिकल, एक वो है, एक इंटेंशन है, पॉलिटिकल इंटेंशन है। तो इसे आप ये नहीं कह सकते गलती हो गई है, साफ साफ दिख रहा है कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, ऐसा ही अखबार कह रहा है। गेटिंग द पॉइंट? अखबार कह रहा है कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो बस एक पॉलिटिकल इंटेंशन है, जानबूझ करके हुआ है, ऐसा अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए, द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। अब ये छोटे छोटे नाउन फ्रेज होते हैं, देखो, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। अच्छा, यहाँ पर द लगा हुआ है, क्या दिल्ली से पहले द आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस? तो अब इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोचो कि केस, मेन मेरा केस है, लेकिन केस को पूरा डिफाइन कौन कर रहा है? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। ये पूरा का पूरा, तो आप मानो ना मानो, वैसे तो दिल्ली नाउन होता है, लेकिन जब एक नाउन से पहले भी जब कुछ नाउन आते हैं ना, तो एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। वो पूरा मतलब एक तरीके से वो कंपाउंड नाउन बन जाते हैं और वो एडजेक्टिव उसको सपोर्ट कर रहे होते, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हो कुछ। तो ये जो द लगा है वो दिल्ली के लिए नहीं लगा है, याद रखना, कभी द दिल्ली मत कर देना, वो इस केस के लिए लगा है। तो जो दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी केस है, इन विच, जिसमें मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अरेस्टेड, देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, उस केस के बारे में बात किया जा रहा है, इन विच। हालांकि विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, बट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसने यहाँ लगाया है। तो केस के बारे में बता रहे हैं कि वही केस, कौन सा केस? तो ये आपका कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, सोचो। तो वही केस इन विच, जिसमें मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया है, वॉज रजिस्टर्ड। अब ये वॉज किसके लिए आया है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, किसके लिए वॉज आया है ये? तो ये केस, ये जो केस हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के लिए वॉज आया है। गेटिंग द पॉइंट? और बाकी ये क्या था? एडजेक्टिव क्लॉज। ये देखो ना, यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, और ये पैसिव के अंदर है। केस वॉज रजिस्टर्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, केस को रजिस्टर किया गया किसके द्वारा? बाय द सीबीआई। कब किया गया? इन अगस्त 2022। ओके, फिर यहाँ पर लगा दिया कि बेस्ड ऑन विच, जिस पर आधारित, बेस्ड ऑन विच द ईडी लॉन्च्ड इट्स मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। और उस पर, उस केस पर आधारित, मतलब ये जो भी रजिस्टर हुआ है उस पर आधारित क्या किया? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच, मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, कि काले पैसे को सही पैसा बनाना, तो ये जांच भी शुरू कर दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। चलिए, सेवरल अदर आप लीडर्स आर इन जेल। ठीक है, यहाँ पर आर है, चूंकि मैं पार्सिंग कर रहा हूँ तो एक एक चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये आर मेरा क्या है? ये मेरा लिंकिंग वर्ब है। अभी ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है?
अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बगल में कोई नाउन या एडजेक्टिव या ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बगल में मेन वर्ब होता। तो फिलहाल क्या है, लीडर्स आर इन जेल। इन जेल मेरा क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब प्लेस का काम कर रहा है। तो फिर ये मेरा लिंकिंग वर्ब हुआ, और लिंकिंग वर्ब से पहले जो आएगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। तो मेरा सब्जेक्ट कितना बड़ा है, सेवरल अदर आप लीडर्स। तो इस पूरे इतने बड़े सब्जेक्ट में मेरा मेन सब्जेक्ट कौन है, लीडर्स है। तो लीडर्स है, और बाकी ये क्या कर रहा है, ये जो सेवरल आप अदर, यहाँ तक जो है सेवरल अदर आप, तो ये इस लीडर्स के बारे में ही कुछ ना कुछ बता रहा है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, जो लीडर्स को बयां कर रहा है। अगर मैं इसको अब तोड़ करके देखूं तो सेवरल, सेवरल मेरा एक डिटर्मिनर है, आप अदर वाकई एडजेक्टिव होता है, और आप तो चलो इस लीडर, ये लीडर कहाँ से बिलोंग करते, आप से बिलोंग करते। तो पूरा आप लीडर से पूरा का पूरा एक छोटा सा उनका एक कंपाउंड नाउन है। तो अब समझ में आ रहा है ऐसे पार्सिंग करते हैं। सेवरल डिटर्मिनर है तो बहुत सारे, सेवरल मतलब कई सारे, कई सारे मतलब दो या दो से ज़्यादा होंगे। सेवरल अदर आप लीडर्स, बहुत सारे जो आपके लीडर्स हैं आर इन जेल, वो जेल में है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन जेल में है। तो मनीष सिसोदिया फ्रॉम February 2023, 2023 से वो जेल में है। एंड संजय सिंह वो भी जेल में है फ्रॉम October 2023। ये सब हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द ईडी हैड एविडेंस ऑफ करप्शन, फिर यहाँ पर कॉमा है, इट शुड हैव टेकन द केस टू ट्रायल ऑन अ वॉर फुटिंग। अब यहाँ फुल स्टॉप है। अब बताओ कि कौन सा सेंटेंस है, खुद पहचानो, कोशिश करो। चूंकि इफ़ लिखा हुआ है और यहाँ पर हैड करके लिखा है, यानी कि मैं इसको कंडीशनल समझूंगा कि इफ़ द ईडी हैड एविडेंस, कि अगर ईडी के पास सबूत होती, यानी कि कंडीशनल सेकंड है, मतलब सबूत नहीं है उसके पास। तो अगर ईडी के पास सबूत होती, किस चीज़ की सबूत होती, किस चीज़ का, तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा ऑफ करप्शन। अगर करप्शन का सबूत उसके पास होता, कॉमा इट शुड हैव टेकन, तो इसे करना चाहिए था ना। शुड हैव का मतलब ऐसा करना चाहिए था। इट शुड हैव टेकन द केस टू ट्रायल, ये केस को ट्रायल के लिए ले जाती, मतलब अदालत में ले जाती ट्रायल करने के लिए, उस पर सुनवाई होती। और कैसे ले जाती, तो ऑन अ वॉर फुटिंग। अब ये है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, बट ये उसको दिखा रहा है, मैनर को दिखा रहा है, किस तरीके से ले जाती, किस मैनर में ले जाती। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कह सकते हैं इसे, ऑन अ वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का मतलब होता है ऐसे ले जाती जैसे कोई युद्ध में कोई बहुत जल्दी जल्दी में काम करता है ना। तो ऑन अ वॉर फुटिंग को समझ लो हरीडली, इसको समझ लो हरीडली, बहुत ही तेजी से, जैसे कोई युद्ध की तैयारी हो रही हो, फटाफट काम होता है, उस फटाफट तरीके से ले जाती। कब, अगर सबूत होता। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, फटाफट आइए गाइस। नेक्स्ट है आपका कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल। अब देखो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है। अब वर्ब में आईएनजी आपका दिमाग हिला देगा। एक मन कहेगा भाई जेरेंड है, दूसरा बोलेगा नहीं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। अब बस फंसते रह जाओगे। तो अभी फैसला नहीं कर सकते बॉस, पहले देखो कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल। अब इसके बाद मैंने कहा था अगर कोई कॉमा हो और कोई और सब्जेक्ट लगा हो तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे, लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब आ जाए, इज आ जाए या वॉज आ जाए, तो फिर हम इसको जेरेंड समझेंगे, या कुछ भी विल भी आ जाए। तो यहाँ लिखा है कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल, कॉमा तो है बट कॉमा के बाद यहाँ वाइल है, तो ये तो फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से डाल दिया, यानी कि इसको अभी होल्ड पे रख दिया। कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल अभी होल्ड पर है भाई। यहाँ देखो, वाइल इन्वेस्टिगेटर्स कंटिन्यू देयर रोविंग एक्सपेडिशन। अब वाइल को हम क्या समझेंगे कि जबकि, या उसको दिखा रहा है, साइमल्टेनियस सेक्शन को दिखा रहा है कि जब जो इन्वेस्टिगेटर्स है, जो केस को छानबीन जो करते हैं, वो है कंटिन्यू देयर रोविंग एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि आपने कोई बीड़ा उठा लिया है, एक अपनी जर्नी बना लिया कि मुझे इस काम को करना है। रोविंग का मतलब होता है कि इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो आपका वो जो एक रोविंग एक्सपेडिशन है, एक जो आपका बीड़ा है, एक जो जर्नी है, आपने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो फटाफट एकदम चालू रखे हुए अपना इधर उधर जो बीड़ा उठाया उसको इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये हो गया। अब है कि शुड बी अनएक्सेप्टेबल। अब ये शुड मेरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चूंकि ये मेरा वर्ब है तो फिर इस कीपिंग को मैं क्या मानूंगा, इसको मैं सब्जेक्ट मानूंगा, तभी तो सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि फिर ये जेरेंड हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हुआ। तो कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल, यानी कि आरोपी को जेल में रखना, शुड बी अनएक्सेप्टेबल, वो अस्वीकार्य होना चाहिए। इन अ
सोसाइटी, एक सोसाइटी में, प्रेपोजिशन फ्रेज है, कहाँ अस्वीकार होना चाहिए? इन अ सोसाइटी। तो इन अ सोसाइटी ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ये काम किसका कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। फिर लिखा हुआ है रूल्ड बाय लॉ, रूल्ड बाय लॉ। अब यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। रूल्ड बाय लॉ का मतलब है कि जिसको कानून के द्वारा रूल किया जाता है। तो कीपिंग द एक्यूज्ड इन जेल शुड बी अनएक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी। एक ऐसे सोसाइटी में उसको अस्वीकार होना चाहिए, वो सोसाइटी जो कानून से चलता है। तो रूल्ड बाय लॉ जो है ये कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव है कि नहीं है, जो सोसाइटी के बारे में बता रहा है। कौन सा सोसाइटी? वही जिसको लॉ के द्वारा रूल किया जाता है। ऐसे हम पार्सिंग करते हैं। मैं इन सब चीज़ को आराम से कागज़ पे लिख के आराम से समझा भी सकता हूँ, बट चूंकि ये एडिटोरियल है इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे समझिए। सिटी न्यूज़ होता तो मैं अब तक तो 4 लाइन का बताता और पूरा समझा जाता, बट इसको मुझे पूरा ख़त्म कराना है ना। चलिए अब है कि व्हेन द एक्यूज्ड आर पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। पहले इसकी पार्सिंग करते हैं कि जब, अब यहाँ आर है तो ऑफकोर्स ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो जब जो आरोपी हैं, अच्छा आरोपी एक हो या दो हो, एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड नहीं होते। तो जब आरोपी आर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अपोनेंट्स का मतलब दुश्मन, जब वो पॉलिटिकली एक मतलब एक प्रतिद्वंदी होते, दुश्मन होते किसके? ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी अभी शासन कर रही है, जब उसके वो अपोनेंट होते हैं, उसके एक तरीके से प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके अगेंस्ट में जब होते हैं, तब द अरेस्ट्स, जो गिरफ्तारियां होती हैं, विल बी सीन, तो गिरफ्तारियां देखी जाएंगी, विल बी सीन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, कैसे देखी जाएंगी, किस रूप में? एज सिलेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। एनफोर्समेंट का मतलब क्या है? कि लॉ को एनफोर्स कराना, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। सिलेक्टिव का मतलब है कि खास लोगों से ही लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। मतलब आप जब कानून का खेल खेलोगे तो अपने चुनिंदा लोगों के साथ करोगे। तो उसमें साफ वो इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि अगर भाई कोई रूलिंग पार्टी की कोई खिलाफ अगर है, जो आरोपी खिलाफ है, तो द अरेस्ट विल बी सीन, तो जितने भी अरेस्ट होंगे उसको तो सिलेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ के रूप में देखा जाएगा कि भाई आप जानबूझ करके उनके खिलाफ ये कानून कर रहे हो, ये एनफोर्स कर रहे हो। एंड इम्पेयर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी। और ये चीज़ें क्या करती हैं? इम्पेयर का मतलब होता है डैमेज कर देना। ये डैमेज कर देती हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस को, पब्लिक के भरोसे को, किसमें? डेमोक्रेसी में इटसेल्फ, अपने आप में जो लोकतंत्र में जो विश्वास है उसको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। कब? जब रूलिंग पार्टी अपने अगेंस्ट वालों को ऐसे गिरफ्तार कराने लगती है, उसके खिलाफ ही सारा पुलिस फोर्स, जितने भी फोर्स है सब लगा देती है। ये अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। वैसे एडिटोरियल बहुत बोरिंग होता है, मुझे भी ऐसा लगता है। अब लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड अर्लियर आस्क्ड द ईडी। देखिए आस्क के बाद कई लोग टू लगा देते हैं, यहाँ पर टू नहीं लगाना, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। और इस आस्क का मतलब क्या है गाइस? देखिए जितने भी नए लोग हैं इस चीज़ को समझिए कि आस्क का वैसे मतलब तो होता है पूछना। जैसे मैंने कहा है कि यार सीमा ने मुझसे पूछा, सीमा आस्क्ड मी, करेक्ट है, चलेगा। तो आस्क के बाद कोई टू नहीं लगता है। लेकिन आस्क का एक और मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, कुछ करने के लिए कहना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने को कहा, तो माई मदर, जैसे बोलूँगा आस्क्ड, यहाँ टू नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा मी, आस्क्ड मी। अब पर्पस क्या था उसको इन्फिनिटिव में दिखाओ, अब यहाँ टू लगाओ, आस्क्ड मी टू मेक टी। तो लोग गलती क्या करते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी ऐसी गलती करते हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा चाय बनाने को, माई मदर आस्क्ड टू मी, वैसे करने लगते हैं आस्क्ड टू मी। अबे भाई टू इधर मत लगाओ भाई, गलत जगह मत लगाओ, जहाँ जो चाहिए वहाँ लगाओ ना, समझ रहे हो? चलिए एनीवेज आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुँचे? तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर आस्क्ड, पहले ही सुप्रीम कोर्ट की इंडिया ने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, क्या करने को कहा था? ईडी को कहा था टू प्रोवाइड एन अनब्रोकन चेन ऑफ एविडेंस, कि भाई अनब्रोकन चेन ऑफ एविडेंस, सबूत, मतलब जब तुमने गिरफ्तार किया, मतलब जितने सबूत है अनब्रोकन, मतलब पूरा एक चेन बताओ, शुरू से लेकर अंत तक जो आप सबूत इकट्ठा करते हो ना उसको कहा जाता है अनब्रोकन चेन ऑफ एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा एविडेंस दिखाओ।
अब एविडेंस के बाद यहाँ लिखा हुआ है शोइंग। अब ये आईएनजी क्या कर रहा है बॉस? ये कर क्या रहा है? ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये कह रहा है कि वो एविडेंस शोइंग, जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? दैट इल गॉटन मनी हैड फ्लोड, कि जो गैर कानूनी जो पैसा है, जो गैर कानूनी रूप से जो पैसा आया है, हैड फ्लोड फ्रॉम द लीकर लॉबी टू मिस्टर सिसोदिया, कि वो लीकर लॉबी से, जो लीकर वाले लोग होंगे, उससे मिस्टर सिसोदिया तक पहुंचा। ऐसा पूरा अनब्रोकन चेन हमें दिखाओ, ऐसा एविडेंस दिखाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी को। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि द कोर्ट हैड रिमार्क्ड, रिमार्क का मतलब क्या होता है? टिप्पणी देना। तो कोर्ट ने टिप्पणी दी थी। क्या टिप्पणी दी थी? क्या स्टेटमेंट दिया था? क्या राय दिया था? दैट द कॉम्पिटेंस ऑफ द ईडी ले, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी जो, आपका जो स्किल है, आपका जो मेन जो निपुणता है, कुशलता है। तो ईडी का जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंस है, उसका जो काम है, ले, एक्चुअली ये लाई से ले बना है, कि ले का मतलब होता है निहित होना। ले इन ब्रिंगिंग टू द फोर, यानी कि ईडी की जो भी कुशलता है वो इसी में है ना, इन ब्रिंगिंग टू द फोर। इन एक्चुअली प्रेपोजिशन है, तो यहाँ आईएनजी लगना स्वाभाविक है, जिरंड है, कि ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है सामने लाना। कि उन्होंने, कोर्ट ने कहा था कि भाई ईडी का जो कॉम्पिटेंस है, जो स्किल है, वो क्या है? कि तथ्यों को सामने लाए। टू द फोर, ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है सामने लाना। क्या सामने लाना है? अनइंटरप्टेड प्रूफ, ऐसा प्रूफ सामने लाओ जो कहीं से भी कुछ में छेड़खानी ना हुई हो, इंटरप्शन ना हुआ हो। तो ये ईडी का काम है। अच्छा, प्रूफ के बाद लिखा हुआ है कि लिंकिंग एन एक्यूज्ड, जो लिंक कर रहा है आरोपी को विद द क्राइम प्रोसीड। क्राइम प्रोसीड का मतलब है कि जो क्राइम के करके जो पैसे इकट्ठे हुए होंगे, जो धन अर्जित हुआ होगा, जो भी असेट आया होगा, उसके बारे में। तो क्या कहा? द कोर्ट हैड रिमार्क्ड, कोर्ट ने ये बात कही थी। क्या कही थी? कि जो ईडी का ये काम ही है, ये उसकी कुशलता है, क्या है? कि प्रूफ को सामने लाइए, ऐसे प्रूफ जिससे जो आरोपी है वो जुड़े हुए हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे उन्होंने क्राइम किया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक और मतलब मैं पार्सिंग करके अगर बताऊँ तो यहाँ पर पता है क्या है? जैसे द कोर्ट हैड रिमार्क्ड, अब ये चूँकि हमारा पास्ट के अंदर है, तो हम जब दैट लगा रहे हैं तो यहाँ जो लाई है उसको भी पास्ट में करना पड़ा है, ले। वैसे हम बोलते हैं ना कि कॉम्पिटेंस ऑफ ईडी लाइज इन ब्रिंगिंग, कि यार ईडी का तो काम ही है उसमें कि सत्य को सामने लाना, तो यहाँ काम था सत्य को सामने लाना, ऐसा मतलब पास्ट करना पड़ता है। अब देखिए, लेटर, बाद में, द कोर्ट वेंट ऑन टू डिनाई बेल टू मिस्टर सिसोदिया। वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू रखा। बाद में क्या हो गया कि कोर्ट ने एकदम डिनाई कर दिया, बेल दिया ही नहीं सिसोदिया को। वेंट ऑन, कंटिन्यू रखा। टू डिनाई, ये हमारे इन्फिनेटिव है, डिनाई बेल, बेल डिनाई कर दिया किसको? टू मिस्टर सिसोदिया, ये प्रेपोजिशन है। तो ये इन्फिनेटिव का टू है, ये प्रेपोजिशन का टू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ से पार्सिंग करते हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है, तो नॉर्मल है, पहली बार नहीं है। अ सेंट्रल एजेंसी हैज़ गॉन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। अच्छा, ये भी एक अच्छा स्टेट मतलब बोलने का तरीका होता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ सेंट्रल एजेंसी। अगर मैं बोलूँ कि पहली बार नहीं है कि तुमने गलती की, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव मेड अ मिस्टेक। कितना प्यारा है ना स्ट्रक्चर ये पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें पार्सिंग पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू पार्सिंग। ये पहली बार नहीं कि मैं आपको एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग एडिटोरियल, ऐसे बोलते हैं। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ सेंट्रल एजेंसी हैज़ गॉन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। फंक्शनरी मतलब अधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब ऐसे पोस्ट पर है जो चीफ मिनिस्टर है। तो कह रहे हैं कोई पहली बार नहीं कि सेंट्रल एजेंसी पीछे पड़ गया। गोन आफ्टर का मतलब एकदम लग गया है, उसके पीछे लग गया है, एक ऐसे अधिकारी के पीछे लग गया है जो पोस्ट पर है। फिर यहाँ बोल रहा है कि हेमंत सोरेन रिजाइंड, हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया एज चीफ मिनिस्टर के पद से ऑफ झारखंड के बिफोर हिज अरेस्ट, अपने अरेस्ट से पहले बाय ईडी। यहाँ तक तो क्लियर ही है, कोई समझ में नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि ना समझ में आए। ठीक है, चलिए। एज थिंग्स स्टैंड, अब ये एक छोटा सा, एक कह लो कि छोटा ईडियम कह लो इसको, या फ्रेज कह लो, मतलब ये फ्रेज ही कह लो। एज थिंग्स स्टैंड्स का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसा कि चीज़ें चल रही है, जैसे कि परिस्थिति है, उसको अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है कि एज थिंग्स स्टैंड। थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो थिंग्स है। तो जैसा कि सब कुछ दिख रहा है, द
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, जो लोकतांत्रिक जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति ऑफ दिस कंट्री, इस देश का, कैन बी ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। भैया वो एकदम रुक सकता है, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है रखता है, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। देखो कैन बी ब्रॉट, यह हमारा क्या है, मॉडल है। कैन बी ब्रॉट ये पैसिव के अंदर है कि उसे लाया जा सकता है, कहाँ तक लाया जा सकता है, टू अ स्टैंड स्टिल, एक रुकावट तक। यानी कि जैसा अभी हो रहा है ना, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो वाकई जो लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतंत्र वो मर रहा है कहीं ना कहीं, ये अखबार कह रहा है कि वो तो कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, रुकावट पे आ जाएगा। किसके द्वारा होगा, बाय सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। इवन एज, खासकर इवन एज का मतलब है जबकि द कोर्ट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंटिन्यू टू कंसीडर, वो भी मानते हैं, एकदम लगातार वो मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ऑल दिस, कि जितनी चीज़ें हो रही हैं, एज अ रूटीन लॉ एनफोर्समेंट, कि ये एक रूटीन के तौर पर कानून का पालन किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है एडिटोरियल कैसे मुश्किल कर देता है आपका समझना। इवन एज का मतलब क्या होता है, इवन एज का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम, कि एक तरफ क्या हो रहा है भाई, एक तरफ चीज़ों को देखकर कैसा लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश का, कैन बी ब्रॉट, उसे एकदम रुकावट तक लाया जा सकता है। स्टैंड स्टिल का मतलब कि ख़त्म, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। किसके द्वारा, बाय सेंट्रल एजेंसी। और उसी वक्त जब ये सब हो रहा है, उसी वक्त जो कोर्ट है और जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रही है, वो कंटिन्यू उनका जारी है ऐसा मानना, कंसीडर करना कि ऑल दिस, ये सब कुछ है एज रूटीन लॉ एनफोर्समेंट, एक रूटीन के तौर पे चल रहा है। मतलब वो भी ऐसा नहीं कह रही कि गलत हो रहा है। अब क्लियर है, अब आगे देखिए। अब है कि द प्रीटेक्स्ट, अब प्रीटेक्स्ट हमारा क्या है, इसको बोलते हैं बहाना। अच्छा, द प्रीटेक्स्ट दैट द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स विल नॉट बी कन्विंसिंग टू एनी रीजनेबल माइंड। अब मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, ये प्रीटेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है, और तो फिर विल मेरा क्या हो गया, फिर इसका प्रेडिकेट हो गया, विल नॉट बी कन्विंसिंग टू एनी रीजनेबल माइंड, ये मेरा उसका प्रेडिकेट हो गया, ये रहा सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। तो ये जो दैट द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, ये क्या है, क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है, कुछ और है, इसको देखिए तो जरा दिमाग लगाइए। द प्रीटेक्स्ट और ये सब तो ठीक है बॉस, यहाँ तक सही है, लेकिन दैट के साथ क्या कह रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है, ये दैट क्या है, दैट द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, नहीं समझ में आ रहा है ना। मुझे लगता है ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है। क्या होता है कभी बताऊंगा, नाउन क्लॉज इन एपोजिशन क्या होता है, वो बताता है कि प्रीटेक्स्ट के बारे में ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हालांकि एडजेक्टिव नहीं, हमें ऐसा लगता है। वो कह रहा है कि वो बहाना, क्या बहाना, यह है कि जो लॉ है, जो कानून है, इज टेकिंग इट्स कोर्स। टेकिंग इट्स कोर्स का मतलब है कि जैसे कानून चलता है वैसे चल रहा है, अपना चल रहा है। तो ये बहाना है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, ऐसे बोलते ना हिंदी में, कानून तो अपना काम कर रहा है। तो ये जो बहाना है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, विल नॉट बी कन्विंसिंग, ये उतना कन्विंसिंग नहीं होगा टू एनी रीजनेबल माइंड। रीजनेबल माइंड का मतलब जो सही से जो सोच विचार, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको ये कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लगेगा। विल नॉट बी कन्विंसिंग, कन्विंसिंग हमारे यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ये कन्विंसिंग नहीं होगा। अब समझ में आया, आगे देखिए। अब कह रहा है कि इट इज नॉट अ को इंसिडेंस, ये कोई को इंसिडेंस नहीं है, अचानक होने वाली चीज़ें नहीं है। दैट सेंट्रल एजेंसीज आर अरेस्टिंग ओनली अपोजिशन लीडर्स। कौन सा कोइंसिडेंस, यह कि ये भी वही है आपका नाउन क्लॉज इन अपोजिशन है। ये कोइंसिडेंस कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर रही हैं ऑन चार्जेज ऑफ करप्शन, करप्शन के चार्ज पर, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, अचानक नहीं हो रहा है। एंड इवन दोज लीडर्स, और खासकर वो नेता लीडर्स हु फेस्ड करप्शन चार्जेस आर लेट ऑफ, और वो जिन्होंने करप्शन चार्जेस फेस किया, देखो दोज लीडर्स, ठीक है। अब ये दोज लीडर्स हमारा सब्जेक्ट है, आर लेट ऑफ, उन्हें छोड़ दिया जाता है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये बीच में क्या आ रहा है, हु फेस्ड करप्शन चार्जेस, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो लीडर्स
हु फेस, जिन्होंने फेस किया करप्शन चार्जेस, आर लेट ऑफ, उन्हें छोड़ दिया जाता है द मोमेंट, ठीक उस वक्त छोड़ दिया जाता है द मोमेंट दे ज्वाइन हैंड्स विद द भारतीय जनता पार्टी, जब वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उनको आज़ाद कर दिया जाता है कि चलो तुम्हारे सारे चार्जेस माफ़ है, और बाकियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा अखबार कह रहा है, द हिंदू अखबार कह रहा है। ठीक है जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर केजरीवाल रोज टू नेशनल प्रोमिनेंस। अब देखो रोज टू का मतलब क्या होता है कि एक बंदा अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए ना, तो राइज का हम रोज बोल देते हैं कि देखो केजरीवाल वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। रोज टू, रोज उठ गया, ऊंचा चला गया। टू उस पॉइंट को बताता है, किस पॉइंट को, प्रेपोजिशन है ये, नेशनल प्रोमिनेंस, जहाँ पर नेशनल रूप से आपको पहचान मिल जाती है, पूरा देश आपको पहचान रहा। उस पॉइंट पे जब केजरीवाल पहुँच गया, क्या करके पहुँच गया, बाई कैंपेनिंग। बाई के साथ जब वर्ड में आईएनजी लगाते हैं तो बताता है कि किस साधन से ऐसा हुआ। तो बाई कंपेनिंग फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसी, जितने भी पावरफुल एजेंसी थे उन सब के लिए उसने कंपेन किया। बाई कंपेनिंग फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसीज, मतलब उसके लिए मुहिम चलाई होगी। क्या मुहिम चलाई थी, दैट वुड ओब्लिटरेट करप्शन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। मतलब ये कंपेन चलाया था फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसी के लिए कंपेन चलाया था जो ओब्लिटरेट करेगा, मतलब जो हटा देगा, ओब्लिटरेट का मतलब रिमूव कर देगा करप्शन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ से करप्शन हटा देगा। ऐसे चलाया होगा ना, जब जब केजरीवाल आया था मार्केट में तो उसने ऐसा कंपेन चलाया होगा ना कि हम करप्शन हटा देंगे, उस बारे में ही कहा जा रहा है। कहा है ना कि मिस्टर केजरीवाल रोज टू नेशनल प्रोमिनेंस बाय कंपेनिंग फॉर एन ऑल पावरफुल एजेंसीज, सबके लिए कंपेन किया था, दैट वुड ओब्लिटरेट, जो ओब्लिटरेट कर देगा, हटा देगा करप्शन को पब्लिक के लाइफ से। ही एंड हिज बैंड ऑफ एनार्किस्ट्स, मतलब केजरीवाल के लिए ही कहा जा रहा है ही, और उसका जो बैंड का मतलब जो पूरा ग्रुप है, एनार्किस्ट का मतलब वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया था उसको एनार्किस्ट कहते हैं ना। तो वो और उसके पूरे जो ग्रुप थे चैलेंज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उस वक्त जो पूरे नियम कायदा कानून से संविधान के तहत चुने हुए गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, वो चैलेंज कर दिया था थ्रू मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी का मतलब पूरा भीड़ इकट्ठा करके उन्होंने चैलेंज कर दिया था। एंड एम्प्लीफाइड, और बढ़ा दिया था कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को, जो भी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की जो थ्योरी थी उसको भी और बूस्ट कर दिया था, सच एज नोशनल लॉस। नोशनल लॉस का मतलब क्या होता है, नोशनल लॉस टू एक्सचेकर। नोशनल लॉस का मतलब होता है इमेजिनरी लॉस, जो सचमुच लॉस नहीं, बट आप लॉस लॉस कह रहे हो। किसको लॉस हुआ, एक्सचेकर। एक्सचेकर कौन होता है, जो टैक्स वैक्स का काम करता है उसको एक्सचेकर कहते हैं। तो कोई ऐसा एक षड्यंत्र वाली थ्योरी रही होगी, अब इतना तो जो पॉलिटिक्स जानता होगा वही समझेगा, मैं तो खाली पार्सिंग करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर साफ सीधा कहा जा रहा है कि वो और उसका जो पूरा ग्रुप है एनार्किस्ट वाला, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो चले जाते हैं उनको एनार्किस्ट कहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था, चैलेंज किया था। किसको चैलेंज किया था, अ कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, एक ऐसे गवर्नमेंट को जो चुना गया था पूरे संवैधानिक रूप से, उसको चैलेंज किया था। किस माध्यम से, थ्रू मोबोक्रेसी, पूरा भीड़ इकट्ठा करके चैलेंज किया था। यहाँ तक पार्सिंग समझ में आ रही है ना। अब देखिए उसके बाद बोला जा रहा है कि एंड और, ये तो किया ही था, और वो और उसके बैंड ने और क्या किया, एम्प्लीफाइड किया। एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है, और बढ़ा देना। एम्प्लीफाइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी कि कुछ ऐसे होंगे थ्योरीज षड्यंत्र वाले, उसको भी एम्प्लीफाई कर दिया। सच है, जैसे कि कौन कौन सी थ्योरीज थे, जैसे कि नोशनल लॉस टू एक्सचेकर मोर देन अ डिकेड अगो, कि 10 साल पहले ये सब बातें हुई थी कि जो एक्सचेकर है, जो ये जो बजटिंग वगैरह देखते हैं, जो टैक्स वैक्स का काम देखते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ऐसी कोई थ्योरी को भी एम्प्लीफाई किया। ओके, अब है कि मिस्टर केजरीवाल हिमसेल्फ इज नाउ एंसनार्ड। एंसनार्ड का मतलब होता है, एंसनार्ड का मतलब होता है फंसे हुए। अब क्या है कि मिस्टर केजरीवाल खुद फंस गए हैं इन द लॉजिक, उस लॉजिक में फंस गए हैं दैट ही पॉपुलराइज्ड, जिस लॉजिक को इन्होंने पॉपुलर किया था, करप्शन वर्ड को जो पॉपुलर किया था, खुद उसी में फंस गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लॉजिक के बारे में बता रहा है कि वो एंसनार्ड इन द लॉजिक, उसी लॉजिक में फंसे हुए। कौन सा लॉजिक, जिसको ही पॉपुलराइज्ड, उन्होंने पॉपुलर किया था। बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट,
लेकिन ये एक मुहावरा है कि टू रॉन्ग्स, गलती के बदले गलती करना सही नहीं माना जाता है, कि किसी एक ने गलती की आप भी वैसी गलती कर दो जस्टिफाई करने के लिए, तो नहीं है। तो सोचिए गाइज, एडिटोरियल लाने को तो मैं ले आऊँगा, लेकिन मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एडिटोरियल की पार्सिंग करूँगा तो फिर मैं एक एक चीज़ को समझा नहीं सकता हूँ बिगनर्स को। लिख लिख कर जो मैं समझाता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा एक वीडियो बन जाएगा। फिर मुझे खाली इसको ऐसे ट्रांसलेट कर देना होगा। और वैसे जो मैं पार्सिंग लाता हूँ कि छोटे से एक आर्टिकल का पार्सिंग लाता हूँ, उसमें उस आर्टिकल में अधिक से अधिक चीज़ों को मैं डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर करके आपको समझा सकता हूँ। तो आप मुझे बताना कि क्या किया जाए, आपको एडिटोरियल चाहिए या फुल डिटेल पार्सिंग चाहिए, आप मुझे बताना। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।